हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज में। और आज हम लेके आए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का लास्ट लेक्चर। ये वाला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके अंदर हम अपने जितने भी टॉपिक्स बचे हैं सब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में। देख लिया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, देख ली। फिर हमने देख लिया पार्शियल प्रेशर की मदद से हमने कैसे गैसेस का एक्सचेंज कराया टिश्यू और ब्लड के बीच में, ब्लड और एल्वेलाई के बीच में। फिर हमने देखा था ब्रीदिंग के अंदर कैसी कैसी मसल्स इन्वॉल्व होंगी। तो हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उन्हें देख के आओ, फिर इस वाले पे आना। अब हमें देखना ट्रांसपोर्ट का, कि वो टिश्यू तक कैसे जा कैसे रही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई तक जा कैसे रही, तो उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा वो हमें देखना। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म में होगा। तीन परसेंट होगा इन डिजोल्व्ड फॉर्म, इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के थ्रू क्या होगा, 3% होगा। जैसे ब्लड के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ब्लड के दो हिस्से होते हैं, एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स और एक होते हैं प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आ जाएंगी, और बाकी जो आपका बचा 55% वो होगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर 3% हमारी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डिजोल्व फॉर्म में, यानी वो प्लाज्मा के अंदर घुल के चली जाएगी। बाकी जो 97% ट्रांसपोर्ट होगा बाय हेमोग्लोबिन। ठीक है, कैसे होगा, हमारी ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगी, हेमोग्लोबिन के साथ, और यहां से बना लेगी HbO2। ठीक है, ये एक्ट करेगा एज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। और इसका नाम क्या होगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखते हैं हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर कैसे पा रहा। वो तो खैर डिटेल में आगे देखना, लेकिन हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी कैसे कर रहा। तो हमारे पास जो हेमोग्लोबिन होगा उसके दो पार्ट होंगे, एक हीम पार्ट और एक ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन है, तो हम इसे लिख सकते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, तो हीम पार्ट में कौन है हमारा, आयरन। तो कभी आपने सुना होगा कि भाई खून की कमी हो रही, आयरन खा। ठीक, तो हीम पार्ट का मतलब है Fe2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब हेमोग्लोबिन के अंदर कितने Fe2 पॉजिटिव आयन होंगे, 4। Fe2 पॉजिटिव 4 आयन होंगे। ठीक है, एक Fe2 पॉजिटिव एक ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो एक Fe2 पॉजिटिव एक ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो 4 Fe2 कितने को कैरी करेंगे, 4 ऑक्सीजन कैरी करेंगे। ठीक है, और ग्लोबिन पार्ट में हमारे पास दो चेन होंगी, सॉरी 4, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। ठीक है, इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक, तो बेसिकली हमारा एक हेमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा, 4, क्योंकि एक आयरन कितनी उठा पा रहा, एक ऑक्सीजन। तो एक बार में एक हेमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, 4। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो एक पॉइंट लिखेंगे, अगर आपने कभी किसी एक हेल्दी ह्यूमन की क्या देखी हो, रिपोर्ट देखी हो, ब्लड रिपोर्ट, तो उसमें देखोगे कि अ हेल्दी ह्यूमन कैरी 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन पर 100 ग्राम ऑफ पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो वैसे तो 12 से लेके 12 भी हेल्दी बोलते हैं, लेकिन किसी के अंदर अगर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है पर 100 ml ऑफ ब्लड में, तो इसका मतलब वो हेल्दी है। तो इसका मतलब हमारी 100 ml ऑक्सीजन कितना कैरी कर पा रही, 15 ml हेमोग्लोबिन। तो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितनी करेगा, तो 1 ग्राम कैरी करेगा लगभग लगभग 1.34 ml। तो 15 ग्राम, अच्छा ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो 15 ग्राम कितनी ऑक्सीजन कैरी करेंगे, 15
इंटू 1.34, तो ये लगभग लगभग बन जाएगी अराउंड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होगा, कितना, पर 100 ml ब्लड में। तो अगर 1 ग्राम हेमोग्लोबिन की बात करें तो वो 1.34 ml ऑक्सीजन एक बार में कैरी करेगा। तो 15 ग्राम कितनी कैरी करेगा, 1.34 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग लगभग 20 ml के आसपास आ जाएगी कि उसका हेमोग्लोबिन एक बार में इतनी कैरी करवा रहा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, हमारे पास 2 केस बनेंगे, ये लिख दूं। नंबर 1 केस, अगर कोई नॉर्मल कंडीशन में यानी रेस्ट पे, कोई इंसान रेस्ट पे बैठा हुआ, तो उसके जो क्या बोलेंगे ब्लड वेसल होगी, वो ब्लड लेके जाएगी टिश्यू तक, और एक बार में कितना जा रहा है हेल्दी ह्यूमन के अंदर, लगभग लगभग 20 ml। तो यहाँ कितनी ऑक्सीजन आई, 20 ml। तो अगर कोई बंदा रेस्ट पे नॉर्मल कंडीशन में, तो यहाँ सिर्फ टिश्यू के पास जाएगी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, और बाकी जो 15 ml होगी वो चली जाएगी 15 ml ऑफ O2 विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बाकी जो बची हुई 15 ml ऑक्सीजन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ चल जाएगी। दूसरा केस क्या आएगा, अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा, एक्सरसाइज, तो उस टाइम पे क्या होगा, सेम वही ब्लड आएगा 20 ml, लेकिन अब जो हमारे टिश्यू ऑक्सीजन लेंगे वो लेंगे 15 ml ऑफ ऑक्सीजन, और बाकी 5% बची हुई जो 5 ml जो बची हुई ऑक्सीजन है वो किसके साथ चली जाएगी, विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्लियर होगा, बहुत आसान सी चीज थी, आप इस तरीके से पूरा अपना एक बना सकते हो, याद कर सकते हो। तो एक बार इसे नोट करो। तो ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। तो नंबर 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है, तो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो 4 हिस्सों में होगा। सॉरी 3 हिस्सों में, 4 ज्यादा बता दिए, तो वो आपका 3 हिस्सों में होगा। नंबर 1, 7% विद प्लाज्मा। ठीक है, 7% चली जाएगी प्लाज्मा के साथ। उसके बाद 25% विद हीमोग्लोबिन, और बची 70% के आसपास हो जाएगी बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में 70%। अब देख लेंगे, ये तो वही है डिजोल्व फॉर्म, जैसे हमारा वो था, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में गई थी, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। जैसे वहां पे ऑक्सीजन ने बाइंड करा था 97%, ऐसे हमारी 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ चली जाएगी। तो Hb अगर CO2 के साथ बाइंड करेगा तो इसका नाम होगा कार्ब अमीनो आयन। ठीक है, नाम ही लिख दिया HbCO2 इसकी फॉर्म में। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ेगी, वाटर के साथ, और फिर बना लेगी H2CO3। एक एंजाइम होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अभी आगे लिख देंगे वहाँ फुल फॉर्म, या फिर कहीं कोने में लिख सकते हो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, फिर H2CO3 के ऊपर फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करेगा और बना देगा H पॉजिटिव और साथ में HCO3 नेगेटिव आयन। तो ये जो आयन बना ये आपका बाइकार्बोनेट आयन, तो इसकी फॉर्म में 70% हमारा ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखते हैं एक बार में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी एल्वेलाई के पास। ये हमारी एल्वेलाई, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही, तो लगभग लगभग जो ब्लड यहाँ पे लेके आएगा वो यहाँ से 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा एल्वेलाई के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने ब्लड उसका देखा था ऑक्सीजन का कितना ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे कैसे एक्सरसाइज में और नॉर्मल कंडीशन में, इसका ये होगा कि जब एल्वेलाई के पास जाएगा तो एक बार में 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अंदर एंटर करेगी और हमारे शरीर से बाहर। ठीक, तो ये होगा हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे नोट करो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा तो बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, वो है हमारा लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो सबसे पहले समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग
और ऑक्सीजन की अनलोडिंग। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, लोडिंग ऑफ CO2 एंड अनलोडिंग ऑफ O2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे टिश्यू होंगे। ठीक है, फिर होगी हमारी ब्लड वेसल, इनके बाद जो ब्लड लेके आ रही, थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि रिएक्शन लिखने हैं, थोड़ी और बड़ी बना दो। ठीक है, और फिर इसके अंदर एक चीज होगी जिसे बोलते हैं हम RBC। ठीक, मेन काम तो उसी के अंदर चल रहा सारा। ये हो गया हमारा RBC। ठीक है, बड़ा बना दिया रिएक्शन दिखाने के लिए। तो जो हमारे टिश्यू है उसने क्या करा, ऑक्सीजन जो ली थी, अब उस ऑक्सीजन का यूज करके सारा अपना ग्लूकोज को तोड़ दिया, ATP बना दी। तो एज ए रिजल्ट वो क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का हमें क्या कराना, ट्रांसपोर्ट कराना। ये क्या है हमारे टिश्यूज। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बताया था, जो 7% क्या होगी हमारी CO2 होगी, वो किसके साथ चल जाएगी, इसमें नहीं लिखते, अलग लिखेंगे। जो हमारी 7% CO2 होगी RBC से अलग, वो चली जाएगी विद प्लाज्मा, विद प्लाज्मा। ठीक है, फिर उसके बाद देखी थी जो 25% हमारी CO2 थी, वो किसके साथ जा रही थी, वो बना रही थी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बेनाइन। ठीक है, कार्बेमिनो आयन, वो क्या था हमारा HbCO2। ठीक है, इसकी फॉर्म में। दूसरा बताया था बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, वाटर के साथ, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस की फॉर्म में बना रहा था H2CO3, और H2CO3 फिर से टूटेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस की फॉर्म में और बना देगा HCO3 नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव आयन। इतनी लोडिंग होगी कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड 7% चली गई प्लाज्मा के साथ, 25% चली गई हमारी किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ के क्या बना दिया, कार्बन आयन, वो कार्बोमिनो आयन जिसे हमने बोल दिया HbCO2। एक तो ये लोड होगी। दूसरी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की फॉर्म में H2CO3 बनाया, H2CO3 फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की फॉर्म में जुटा और HCO3 ये बना दिया बाइकार्बोनेट आयन, ये भी लोड होगी। तो एक जगह तो यहाँ लोड होगी, एक जगह यहाँ लोड होगी, लोडिंग होगी हमारी खत्म किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। 1 2 3 तीन जगह फिनिश। ठीक, यहाँ भी कैरो बना दूं, ये जो 70% हमारी बची थी। ठीक है, अब अनलोडिंग करनी किसकी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ नीचे से आ रहा होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एल्वेलाई से लंग से लेके भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ रहा होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, HbO2 की फॉर्म में। अब ये जो H पॉजिटिव यहाँ पे बना था, ये H पॉजिटिव इस HbO2 के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, और यहां से बना देगा HbH और साथ में ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किसके पास चली जाएगी, टिश्यू के पास। ये होगी आपकी अनलोडिंग किसकी, O2 की। इतना क्लियर है, इतना वो सही हो गया। लेकिन अब ये जो HCO3 नेगेटिव आयन है ये यहाँ पे अकेला रह नहीं सकता, अनस्टेबल होगा, तो ये चला जाएगा बाहर, और बाहर जाके रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, या तो सोडियम के साथ या फिर पोटेशियम के साथ, और इन्हें बोल लेंगे हम सॉल्यूशन को बफर। जो इनकी रिएक्शन होगी उसे बोल लेंगे बफर। बफर क्या काम करेगा, अगर कोई भी यहाँ पे एसिडिक पीएच की कोई भी गड़बड़ होगी तो ये उसे कंट्रोल करने का काम करेंगे। जैसे ही HCO3 नेगेटिव बाहर जाएगा, अब कुछ बाहर गया तो कुछ अंदर भी आना चाहिए, तो यहाँ पे तुरंत क्लोराइड आयन आ जाएंगे अंदर, क्लोरीन आयन अंदर। तो आपने सुना होगा क्लोराइड शिफ्ट, तो इसे ही हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है हैमबर्गर फिनोमिनन। साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ, ऐसा कुछ इसका स्पेसिफिक नहीं है कि हैमबर्गर से क्या रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन आया अंदर, वहां से हमारा HCO3 गया बाहर, इसे बोल दिया हमने क्लोराइड शिफ्ट। तो इतना क्लियर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग कर ली और अनलोडिंग किसकी होगी हमारे पास, ऑक्सीजन की। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं अपनी एल्वेलाई के साथ, वहां क्या होगा। तो एक बार इसे नोट करो, फिर देखेंगे एल्वेलाई में क्या होगा।
तो इसी की साइड में समझाता हूँ, अनलोडिंग ऑफ CO2 एंड लोडिंग ऑफ O2, ठीक है। और इनके नाम, इसका ये वाला एक और नाम है क्लोराइड शिफ्ट हैम्बर्गर फिनोमेना। ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। वैसे नाम क्या है, क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमेनन। दूसरी चीज हमारे पास क्या थी कि ये जितनी भी रिएक्शन होंगी ये सब की सब रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी, सबकी सब रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं उधर, उधर किधर, जिधर होगी हमारी एल्वेलाई। तो ये होगी हमारी एल्वेलाई, एल्वेलाई लेके आई बहुत सारी ऑक्सीजन, और इधर हमारा आ गया ब्लड थ्रू ब्लड कैपिलरी, और कौन लेके आएगा, वही अपना आरबीसी, ठीक है। तो जितनी भी चीजें इधर बनी थी वो इधर ले आओ। सबसे पहले ले आएंगे अपना HbCO2, क्योंकि इसका तो कुछ काम नहीं, तो प्लाज्मा के साथ चला गया, ये कुछ नहीं होने का। तो ये हो गया HbCO2, HbCO2। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा, ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता था पार्शियल प्रेशर कम होगा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगी इसके अंदर, ज्यादा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आके क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, और इसे तोड़वा के क्या बना देगी, HbO2 प्लस CO2, और ये CO2 क्या होगी, अनलोड, और यहाँ से एंटर कर जाएगी कहाँ, एल्वेलाई के अंदर, ठीक है। ये हमारी एल्वेलाई, ठीक है जी। दूसरी चीज, इसके ऊपर बाद में आएंगे, इसके ऊपर पहले ये बना था HbH। अब ये HbH था, तो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ से बना देगा HbO2, रिएक्शन रिवर्सिबल है वो मत भूलना। यहाँ से बन जाएगा HbO2 और साथ में H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन तो यहाँ स्टेबल रहने का नहीं, तो इसे रिएक्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो हमने एक चीज देखी थी, एक चीज बाहर गई थी, HCO3 नेगेटिव। तो ये HCO3 नेगेटिव वापस अंदर आएगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा, HCO3 नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO3, फिर से दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और बन जाएगा H2O और साथ में CO2, और ये CO2 बाहर, ठीक है। ये होगी अनलोडिंग। लोडिंग भी देख लिया, ऑक्सीजन की लोडिंग भी होगी। एक चीज, यहाँ पे क्लोराइन आयन अंदर आए थे तब ये बाहर गया था, तो जब ये अंदर आ जाएगा तो यहाँ से कौन बाहर चला जाएगा, क्लोरीन आयन बाहर चले जाएंगे। इसे बोल देंगे हम रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। तो क्लोराइड शिफ्ट और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट समझ में आ गए। दूसरा, इसका एक और नाम है बोहर्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट। इसका भी एक और नाम है हाल्डेन्स इफेक्ट, हाल्डेन्स इफेक्ट। तो ये थी आपकी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, जिसे आप क्लोराइड शिफ्ट हैम्बर्गर फिनोमेना या फिर रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हाल्डेन इफेक्ट या फिर बोहर इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन जिससे आपको समझ में आ जाए। टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी, क्योंकि उसने सारी चीज यूज कर ली थी, अपना एनर्जी बना ली थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है 7% प्लाज्मा के साथ गई, 25% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गई, और जो बची हुई 70% मतलब 68-70% के आसपास वो क्या बनी, बाइकार्बोनेट आयन बनी। तो यहाँ पे लोडिंग होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की, एक ये होगी एक ये होगी। दूसरा, अनलोडिंग भी होनी थी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या लेके आ रहा था, ऑक्सीजन लेके आ रहा था। यहाँ से ऑक्सीजन ने एंटर करा किस फॉर्म में, HbO2 की फॉर्म में, ठीक है। HbO2 की फॉर्म में आया, ये H पॉजिटिव बना था, इसके साथ रिएक्ट करा, HbH बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया, ऑक्सीजन गई अंदर। अब जो प्रोडक्ट यहाँ बने थे, अच्छा अब ये HCO3 नेगेटिव क्या था, स्टेबल नहीं था, तो इसे बाहर भेजा गया। और यहाँ जब कोई चीज बाहर जाएगी तो कोई अंदर भी आनी पड़ेगी, नहीं तो कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी। तो क्लोरीन आयन आया अंदर, जिसकी वजह से हमने बोला क्लोराइड शिफ्ट। अब ये HCO3 नेगेटिव बाहर जाके सोडियम आयन पोटेशियम आयन से रिएक्ट करेगा, ताकि वो pH को कंट्रोल कर सके, अपना एक आयन देगा या लेगा, अगर हुई तो इसे हम बोल लेंगे बफर, ठीक। इतना हो गया, ये हो गया हमारी लोडिंग ऑफ CO2 एंड अनलोडिंग ऑफ O2। अब हमें करनी अनलोडिंग ऑफ CO2 एंड लोडिंग ऑफ O2, या फिर बोल देंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट या फिर हाल्डेन्स इफेक्ट। क्या होगा, एल्वेलाई के अंदर कार्बन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो उसका रूल चलेगा। तो ऑक्सीजन सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोअमीनो आयन के साथ, और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वो चली गई बाहर। दूसरा एक HbH बना था इधर, उस HbH को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेगा, फिर HbO2 बनेगा और H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन स्टेबल नहीं होगा तो बाहर से HCO3 नेगेटिव अंदर, और यहाँ से क्लोरीन बाहर, जिसे हमने बोला रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट।
इसने फिर किसके साथ रिएक्ट करा, H पॉजिटिव आयन के साथ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाई H2CO3 बनाया, H2CO3 फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ये हमारी लोड होगी HbO2 और HbO2 देखो फिर से यहाँ आ गई, फिर से वही हुआ। तो ये एक तरीके से पूरी की पूरी साइकिल चलती रहेगी। इसकी थ्योरी आप खुद बना सकते हो, बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर नहीं आया तो दोबारा से एक बार जरूर रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो नोट करो इसे। तो पढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। दो हिस्से होंगे हमारे ब्रेन के जो कंट्रोल करेंगे, एक होगा मेडुला, सुना ही होगा आपने, और दूसरे होंगे पोन्स, ठीक है। मेडुला और पोन दोनों ही हमारे हिंड ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। मेडुला क्या होगा हमारा, कंट्रोल नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। तो जो हम नॉर्मल सांस ले रहे उसे कंट्रोल करेगा, और ये होगा हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन कंट्रोल करेगा। पोन्स होगा हमारा न्यूमेटिक सेंटर, ठीक है। ये क्या करेगा, इट एल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बाय सेंडिंग सिग्नल्स, मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो भी कर सकता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा भी सकता है, ठीक। तो इसका ये काम होगा, नोट कर लो इतनी सी चीज थी। नेक्स्ट देखेंगे डिजीज जो हमारे लंग से रिलेटेड है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। डिजीज सबसे पहली है एजमा, वैसे इसे बोलते हैं एस्थमा, तो एजमा एस्थमा जो भी बोलना बोल लो, ठीक। इसके अंदर क्या होगा, डिफिकल्टी इन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरा विजिंग, विजिंग मतलब खराश खराश सी, ठीक है। वो बुड्ढे करते हैं ना जैसे। विजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक। जनरली इफेक्ट करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है। और यहाँ एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे बोलेंगे व्हीजिंग साउंड, वो ये अजीब सी साउंड हो लोग वहाँ क्रिएट करें, जो सिगरेट विगरेट ज़्यादा भी है ना उनका, वो उनके अंदर ये वाली बीमारी हो जाए, जो एस्थमा वालों के अंदर वो एकदम से उनका एयर नहीं मिलता, तो वो जो साउंड क्रिएट होती है वो वाली होती है व्हीजिंग साउंड, ठीक है। उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का जो ल्यूमन होगा, ठीक है, यानी जहाँ से एयर जाएगी पैसेज में से, वो नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से होगी व्हीजिंग साउंड क्रिएट होगी, ठीक। तो नोट करो इसे। नेक्स्ट एम्फाइस्मा, दूसरी डिजीज है। ये ज़्यादातर जो सिगरेट वगैरह पियेंगे उनके अंदर होगा, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होगा, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, डिस्ट्रक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी हमारी एल्वेलाई। और अगर एल्वेलाई डैमेज होगी तो ऑब्वियस सी बात है गैसेस एक्सचेंज होने का नहीं, तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज डिक्रीजेस, ठीक है। सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन चेंज नहीं होने की, तो उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। इसकी वजह से क्या होगा, बैरल चेस्ट हो जाएगी, बैरल चेस्ट, वो कार्टून में दिखाते हैं ना लकड़ी की बैरल, वो शिप वगैरह पे होगी,
तो उसे बोल लेंगे बैरल चेस्ट। इस तरीके की बैरल चेस्ट हो जाएगी, बैरल चेस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ लंग कैविटी। ठीक है। अच्छा, आपको एक वो एस्थमा के बारे में बताऊं जो पिछली डिजीज पड़ी, वो आपने देखा होगा इनहेलर। तो मूवीज वगैरह में बहुत दिखाते हैं, नाटक वगैरह जो भी होंगे, कि एकदम से सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो एकदम इनहेलर मांगते हैं ऐसा सांस लेने में। तो मतलब उनके साथ होता क्या है ऐसा कि उन्हें एकदम से इनहेलर चाहिए, वो इनहेलर एकदम से काम करेगा, उन्होंने सांस आ गई। कभी सोचा होगा आपने वो? तो देखो, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, यानी ट्रैकिया से लेके ब्रोंकियोल ब्रोंकाई तक, जो एस्थमा के अंदर क्या होगा, जो हमारा ल्यूमन होगा, ल्यूमन कोई भी खाली जगह हमारे शरीर में, जैसे इंटेस्टाइन है जिसके अंदर भी खाली जगह हमारे शरीर में, उसे ल्यूमन बोल लेंगे। तो जहां से हमारी हवा पास हो रही है ट्रैकिया के अंदर से, इनके अंदर से, तो ये हमारा ल्यूमन है, यानी जो खाली स्पेस है इसके अंदर जितना भी, इसे बोल लेंगे हम ल्यूमन। अब एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ल्यूमन हो जाएगा नैरो, मतलब ये पाइप हमारा क्या पड़ जाएगा, पतला, ये ऐसे पतला हो गया। अब वो इतना ज्यादा पतला हो जाएगा कि सांस तो रुकी जाएगी ना बिल्कुल, यहाँ जाने से नीचे जा ही नहीं पाने की। तो उस इनहेलर के अंदर क्या होगा, ऐसा वो इनहेलर होता है, तो उस इनहेलर के अंदर क्या होगा, कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऐसी दवाई भर के रखते हैं कि एकदम से इस ल्यूमेन को वो चौड़ा करा देंगे, मतलब इसे खोल देंगे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ताकि जो हवा जा नहीं पा रही वो एकदम से चली जाए। तो ये क्या करेंगे, इसे खोलने का काम करेंगे, तो उन्हें एकदम से फिर रिलीफ मिलता है क्योंकि सांस पूरी जाएगी। ठीक, तो ये होता है एस्थमा वाले पेशेंट्स के अंदर। ठीक, और ये तो आपको समझ में आ गया, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट हमारे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशनल मतलब कामकाज। तो कोई जो लोग बाग ऐसी जगह काम करते हैं जैसे कोयले खदान में, ग्लास फैक्ट्री में, ठीक है, या जहाँ पे फाइबर्स वगैरह का काम हो, ऐसी जगह अगर कोई लोग काम करते हैं तो उन्हें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो उनके कुछ नाम देखेंगे हम, किसकी वजह से होगा, क्योंकि लगातार उस चीज की तरफ एक्सपोज होना जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो तो फिर कुछ ना कुछ तो कॉज करेगी। ठीक, तो ये डिजीज किस वजह से कॉज होंगी, दीज डिजीज are caused due to exposure to chronic substance at occupation। ठीक है। नंबर 1, ब्लैक लंग डिजीज। ब्लैक से समझ में आ गया होगा, कोयले की खदान वगैरह में, तो कोल फैक्ट्री या फिर कोल माइंस इसके अंदर, इसकी वजह से होगी। ठीक, दूसरी सिलिकोसिस, सिलिका से क्या बनते हैं हमारे ग्लास वगैरह, तो ग्लास फैक्ट्री। नेक्स्ट एस्बर्टोसिस, नेक्स्ट फिब्रोसिस, फाइबर्स वाली जगह पे। ठीक है, तो ये कुछ आपकी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। तो फाइनली आ गए हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो है हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे चैप्टर से जुड़ी हुई। ठीक, तो इसके बाद हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है, हाइपर कैपनिया। इसका मतलब है इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड। तो अगर किसी के ब्लड में पार्शियल प्रेशर बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसे बोल देंगे हम हाइपर कैपनिया। साइनोसिस, ब्लू कलरेशन ऑफ ब्लड, जहर वहर खा लिया किसी ने, कुछ भी हो गया तो ब्लू कलरेशन हो जाएगा ब्लड का, ब्लू कलर का ब्लड हो जाएगा, तो ये होगा साइनोसिस। हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का घट गया तो उसे बोल देंगे हम हाइपोक्सिया। तो ये भी हमारे पास 4 टाइप का होगा। हाइपर हाइपोक्सिया, डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफेयर, अगर एटमोसफेयर में ऑक्सीजन कम है तो हाइपर हाइपोक्सिया हो जाएगा। जैसे अगर हम पहाड़ों पे ऊंचा जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वहां क्या होगा, हाइपर हाइपोक्सिया। स्टेंजेंट या फिर इंसेमिक, अगर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, लो, ब्लड फ्लो लो। एनीमिया तो सबको ही पता होगा, खून की कमी, तो RCB, वो RCB कह रहा, RBC काउंट डिक्रीजेस। क्रिकेट तो देखते होंगे, बताइए होगा फिर। हिस्टोक्सिक मतलब साइनाइड, CYNA, साइनाइड, अगर ब्लड में चला गया, यानी जहर एक तरीके का। तो ये थे आपके कुछ टर्मिनोलॉजी, इन्हें पढ़ लेना, एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, तो फटाफट इसे नोट करो।
तो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। तो अब आपको क्या करना है, आपको लगानी है एनसीईआरटी की रीडिंग, फिर पढ़ने अपने नोट्स, उसके बाद करने हैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो फिर आपको अपना चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर। ठीक, नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ठीक है, आप अपनी नीट की जो भी बुक है आपके पास उसके क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर 11th में हो तो अपना स्कूल के क्वेश्चन भी आपके इतना से हो जाएंगे, मतलब इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके अंदर हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो होगा हमारा ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तब तक के लिए बाय बाय।